नमस्कार, मैं श्वेता गोस्वामी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी, आज आपके सामने जन चेतना अभियान के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अन्य अपराध, छेड़छाड़ एवं बलात्कार के संबंध में चर्चा करूंगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करता है अथवा उसकी लज्जा भंग करने या उसके मान सम्मान को भंग करने के लिए गलत मंशा से जोर जबरदस्ती करता है, तब उस व्यक्ति का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का दायरा काफी व्यापक है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में 4 नई धाराएं 354 ए, बी, सी एवं डी जोड़ी गई हैं, जिसके अनुसार किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूना अथवा महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना अथवा महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य या पुस्तकें दिखाना अथवा महिला पर अश्लील टिप्पणी करना अथवा महिला को निर्वस्त्र करने के लिए उकसाना अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करना या फिर महिला के निजी काम में संलग्न होने पर उस महिला की फोटो खींचना या महिला के मना करने के बावजूद भी बार बार उस महिला से संपर्क करने का प्रयास करना या पीछा करना। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रकार का कृत्य करता है, तब वह व्यक्ति का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं 354 ए, बी, सी, डी के अंतर्गत किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि किसी व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास की सजा एवं जुर्माने के दंड से भी दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ दंड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत धारा 354 से लेकर धारा 354 डी तक के अपराधों को रोकने के लिए एक नई धारा 354 ई जोड़ी गई है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 354 ए, बी, सी, डी के अंतर्गत हो रहे अपराध के समय वहां पर उपस्थित रहता है और वह उस अपराध को रोकने की स्थिति में होते हुए भी अपराध को नहीं रोकता है अथवा अपराधी को बचाने के लिए ऐसे अपराध की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को नहीं देता है, तब वह व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि हम बलात्कार या रेप के बारे में बात करें तो कानून की नज़र में यह एक जघन्य अपराध है, परंतु इसके पश्चात भी महिलाएं आए दिन इसका शिकार हो रही हैं। कुछ महिलाएं सामाजिक रूढ़िवादियों से बचने के लिए इस बात को दबा देती हैं या कुछ महिलाएं पुलिस थानों से भी सूचना नहीं देती हैं, जिसका एक मुख्य कारण पुलिस एवं कोर्ट कचहरी भी है। आज हम रेप के संबंध में विधिक जानकारी एवं विधिक सहायता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेप को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर सहमति से तात्पर्य स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक सहमति है। यदि कोई महिला मृत्यु या उपहति के भय से अथवा स्वयं को आरोपी की पत्नी समझकर परंतु आरोपी उसका विधिपूर्वक पति नहीं है अथवा विकृत अवस्था में अथवा शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने के कारण अथवा सहमति सूचित करने की अवस्था में नहीं होने के कारण अथवा 18 वर्ष से कम उम्र की महिला द्वारा दी गई हो, तब ऐसी सहमति स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक सहमति नहीं मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत पीड़ित महिला को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले पीड़ित महिला को घटना के बारे में अपने सगे संबंधी एवं दोस्तों को तुरंत सूचना देनी चाहिए। दूसरा, पीड़ित महिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं डॉक्टरी जांच कराने के पूर्व स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा, पीड़िता को घटना के समय पहने हुए कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि वह कपड़े जांच का मुख्य आधार होते हैं। इसके साथ ही साथ पीड़िता को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में लेट नहीं करना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पीड़िता को घटना की तारीख, घटना का समय एवं घटना का स्थान स्पष्ट एवं आवश्यक रूप से बताना चाहिए तथा रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य लेनी चाहिए। यदि किसी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से मना किया जाता है, तब पीड़िता उसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अथवा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पास भी कर सकती है। सामान्यतः यह देखने में आता है कि महिलाएं समाज में अपने एवं अपने परिवार की मान मर्यादा एवं कोर्ट कचहरी के डर से भी इस तरह के अपराधों को चुपचाप सहती रहती हैं। मैं उन समस्त महिलाओं को यह बताना चाहूँगी कि बलात्कार के मामले में सुनवाई एक बंद कमरे में होती है तथा इस तरह के मामलों में पूर्ण रूप से गोपनीयता बरती जाती है। यहाँ तक कि पीड़िता का नाम भी गोपनीय रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति पीड़िता का नाम उजागर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वर्ष 2011 में इस तरह के अपराधों में पीड़िता या उसके आश्रितों को हुए नुकसान, उपचार खर्च एवं पुनर्वास हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 पारित किया गया है, जिसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को हुए नुकसान, उपचार खर्च एवं पुनर्वास हेतु एक निर्धारित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए पीड़िता को घटना के 3 वर्ष के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात प्राधिकरण संबंधित पुलिस अधीक्षक से परामर्श एवं समुचित जांच करने के पश्चात तथ्यों एवं दावे की पुष्टि करेगा तथा 2 माह के अंदर जांच पूर्ण कर पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। आज हमने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के संबंध में चर्चा किया है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी तथा आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।